हाँ स्टूडेंट नमस्कार, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका ये एक विद्या में। बच्चों पहले तो एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दे दूं कि अब आप लोगों के पास हर दिन जीएस के अलावा हिंदी और मैथ रीडिंग का भी वीडियो आया करेगा। हम लोग की पूरा कोशिश है कि आज से ही आपको जीएस के अलावा हिंदी और मैथ रीडिंग का भी कोई ना कोई वीडियो जरूर आए। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पहले बता दूं जैसे आप जान रहे हैं कि हम लोग का ये बैच डेडिकेटेड यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 को है। इसके साथ-साथ इसका सिलेबस और होमगार्ड का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। तो जो होमगार्ड वाले बच्चे वो भी इसको जरूर ध्यान से देखें। बाकी जितने भी एग्जाम वाले बच्चे हैं क्योंकि जनरल स्टडी का जो ये मैं बता रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2000 भर्ती 26 का क्लास है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेकिन इसमें से जितने क्वेश्चन आज पूछा जाता है जनरल स्टडी का वो सारे एग्जाम में समान रूप से उपयोगी है। तो दूसरे फील्ड के बच्चे भी इसको जरूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे 31 अगस्त 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुए जनरल स्टडी का पोर्शन का। जो आपका पेपर हुआ था उसमें हम लोग जनरल स्टडी का जितना सवाल पूछा गया था उसको आज देखेंगे। उस सवाल से और कितने महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं इस साल के एग्जाम के लिए उस पे भी हम लोग डिटेल में बात कर देंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। बीच का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356। जवाब देने से पहले मैं हर दिन जो बोलता हूँ वो बात दोहरा देता हूँ। मेरे क्लास करते समय अगर आप लोग पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो बहुत फायदा आप लोगों का होगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ जवाब देने से पहले आप लोग आंसर खुद से लिख लिया करो। और जब क्लास समाप्त होता है तब आप देखो कि आज के पेपर में कितने क्वेश्चन का सवाल का जवाब आप लोग खुद से दे सकते हैं। बच्चों इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो उस हिसाब से 31 क्वेश्चन में से जिस बच्चे का 32 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है मान के चलो कि उसकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। चलो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। जैसा मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब है बच्चों आर्टिकल 352। इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है। आर्टिकल 356 राज्य स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। इसे राष्ट्रपति शासन जिसे प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं भी कहा जाता है, जो राज्य में संवैधानिक स्थिति और संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है। और एक है आर्टिकल 360 फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय स्थिरता या भारत के क्रेडिट को खतरा होने पर घोषित किया जाता है। वित्तीय अस्थिरता, जब वित्तीय अस्थिरता हो उस समय या भारत के क्रेडिट को कोई खतरा हो तब इसकी घोषणा की जाती है। लेकिन ये जो बच्चा आर्टिकल 360 है, भारत में अच्छी बात ये है कि इसकी अभी तक एक बार भी घोषणा नहीं की गई है। एक और फैक्ट को देख लेते हैं। आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 18 में किया गया है और ये आपातकालीन प्रावधान वाइमर गणराज्य से लिया गया है। जर्मनी में वाइमर गणराज्य है, वहां से यह लिया गया है। अगला प्रश्न है पुस्तक वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है आपको फ्योडोर दोस्टावस्की, एंटोन चेखव, अलेक्जेंडर पुश्किन या लियो टॉल्स्टॉय। का जवाब है लियो टॉल्स्टॉय। यह एक प्रसिद्ध रूसी लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस 1865-69 तक लिखी गई थी। 1965 में इन्होंने लिखना शुरू किया था, 69 में जाके बुक इनका समाप्त हुआ था। उनकी सबसे लंबी और महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है वॉर एंड पीस। इस पुस्तक में क्या खास बात है उसको देख लो। यह पुस्तक नेपोलियन के आक्रमण और रूसी समाज पर उसके प्रभाव का वर्णन करता है। लियो टोल्स्टाय की बच्चों एक और रचना काफी फेमस है। उस रचना का नाम है अन्ना केरेनिना। ये बहुत ही फेमस रचना है। कुछ फैक्ट देख लो इसके बारे में एक्स्ट्रा। टॉल्स्टॉय के विचार विशेष रूप से अहिंसक प्रतिरोधक को महात्मा गांधी ने अपनाया था। अहिंसक प्रतिरोधक जो गांधी जी के अंदर ये गुण था, इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय के विचारों को ग्रहण किया था, जिसका प्रयोग उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में भी किया है। बच्चों क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि जिस बच्चे को हमारे क्लास का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड
आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर भी देख रहे होंगे, वहाँ पे जाके स्कैन करें और टेलीग्राम पे फ्री में पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप पे आके आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। तो आप लोगों में से जो बच्चा पहली बार हमारे वीडियो को देख रहा है, कृपया करके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन दबा दें जिससे सबसे पहले हमारा क्लास का वीडियो आपके पास पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है एसजीएसटी, क्यूजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी और आपका जवाब है क्यूजीएसटी। कुछ बातें देखते हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा सीजीएसटी के बारे में कहा जा रहा है। सीजीएसटी का मतलब है जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी लग गया इसका मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी यह राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा जाता है। यह दो राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र द्वारा लगाया जाता है। तो इसका मतलब से क्यूजीएसटी ऐसा है जो कि मौजूद नहीं है। जीएसटी बच्चों मैंने बताया था 2017 में लागू हुआ है। एग्जैक्ट डेट 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है और यह एक अप्रत्यक्ष कर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गैर टैरिफ बाधा का उदाहरण है? ऑप्शन है कोटा, निर्यात सब्सिडी, व्यापार अनुबंध या आयात शुल्क और आपका जवाब होगा कोटा। क्वेश्चन देखो बच्चों पूछा गया कि कौन सा एक गैर टैरिफ का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा एक गैर टैरिफ का उदाहरण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि गैर टैरिफ का उदाहरण गैर टैरिफ होता क्या है। देखो एक तो टैरिफ होता है, अभी आप लोग बहुत ज्यादा चर्चा में सुन रहे होंगे कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था जिसको घटा के 2 दिन पहले अब 18% कर दिया गया है। टैरिफ होता है किसी चीज का दाम बढ़ जाना। अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया इसका मतलब है कि भारतीय उत्पाद जब अमेरिका पहुंचेगा उसका दाम ऑलरेडी 18% अब के केस में, पहले तो 50% ज्यादा होके उस चीज का दाम हो जाता अमेरिका में, अब के हिसाब से उसका दाम 18% ज्यादा होके लगेगा। ये तो गया टैरिफ। एक होता है गैर टैरिफ। टैरिफ लगा के तो किसी चीज का दाम बढ़ाया जा सकता है या व्यापार में बाधा है गैर टैरिफ। क्यों है व्यापार में बाधा? क्योंकि जितना टैरिफ कोई देश लगाएगा, मान लो कि अमेरिका अभी 200% टैरिफ लगा देता है इंडिया, तो इंडिया क्या करेगा? अपना सामान यूएसए नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर इंडिया अपना सामान यूएसए भेजता है तो उसका दाम इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो यूएसए के कंज्यूमर है वो इस सामान को लेंगे ही नहीं। गैर टैरिफ में कौन सा बाधा है? ऑप्शन है कोटा, निर्यात सब्सिडी, व्यापार अनुबंध, आयात शुल्क। इसका जवाब होगा कोटा। कोटा क्यों? कोटा का मतलब होता है कि किसी चीज का एक सीमित मात्रा, उसको कोटा कहा जाता है। ये भी एक व्यापारिक बाधा है। कैसे? मान लो कि आ, चाइना का सामान है, आप जानते हो कि चाइनीज प्रोडक्ट खासकर इंडिया में कहा जाता है काफी सस्ता होता है, टिकाऊ हो ना हो लेकिन सस्ता होता है एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट। अब मान लो कि चाइनीज पे टैरिफ ही लगा दी, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट इतना सस्ता है कि कोई घड़ी, एग्जांपल के लिए ले लेते, कोई घड़ी की बात करते हैं। एक घड़ी जिसका दाम इंडिया में 200 रुपया है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 30 रुपया लग रहा है, सिर्फ 30 रुपया लग रहा है। चाइना उस चीज को 50 रुपए में इंडिया को भेज रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? उस पर 100% टैरिफ लगा रहा है। 100% टैरिफ लगाने के बाद उसका दाम, उस घड़ी का दाम कितना होगा? 100 रुपया ही। भारत में जो घड़ी बनता है उसका दाम है 200 रुपया। तो एक चीज बताओ, कोई कस्टमर है किसको लेगा? चाइनीज वॉच जिसका दाम आज 100 रुपया है या इंडियन वॉच जिसका दाम 200 रुपया है? निश्चित रूप से वो चाइनीज प्रोडक्ट को लेगा, चाइनीज घड़ी को लेगा जिसका दाम 100 रुपया है। जबकि भारतीय सरकार ने उस पर 100% टैरिफ भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी वो इंडिया में सस्ता मिलता है एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट। इस केस में चाहे तो भारतीय सरकार घड़ी का एक मात्रा लिमिट कर सकता है, सीमित कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए भारतीय सरकार ये बोल सकता है कि आप अधिक से अधिक 1000 क्वांटिटी घड़ी इंडिया में बेच सकते हो। तो ये एक बाधा होता है, जहां पे एक टर्म पे व्यापार नहीं होता है उससे बाधा पाया। तो ये होता है कोटा, जहां पे एक निश्चित सीमा तय की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? बच्चों जब भी, पहले बताया था, जब भी अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं को बहुत ध्यान से देखोगे। एग्जाम में ज्यादातर बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि बिना नहीं को देखे हुए उनको लगता है कि क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, नहीं की जगह पे हाँ में जवाब दे के आ जाते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा और जहां भी नहीं हो
खासकर जो बच्चा पहली बार में ओएमआर फॉर्म नहीं भरता है, उसके लिए ज़रूर बताएँ क्योंकि एग्ज़ाम लिखने का 2 तरीका है। कुछ बच्चे आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जैसे-जैसे सवाल करते जाते हैं ओएमआर उसी समय काला करते जाते हैं, ब्लू करते जाते हैं, फिल करते जाते हैं उस गोला को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस समय फिल नहीं करते गोला को। वो एक बार टिक लगाते जाते हैं, एग्ज़ाम के जब लास्ट होने वाला होता है तब गोला को फिल करना शुरू करते हैं। जो बच्चा खासकर के लास्ट में फ़ील करता है उसके उस समय बहुत ज़्यादा चांस है कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ पे नहीं है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। उसको एक आप चाहे तो पेन या पेंसिल जिस चीज़ का यूज़ करते हो उससे एक बार टिक लगा देना है कि जवाब देते समय वो आपके समझ में आ जाए। क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, निम्नलिखित में कौन-सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन है निगम कर, राज्य उत्पाद शुल्क, आयकर या वस्तु एवं सेवा कर। और आपका जवाब है राज्य उत्पाद शुल्क। राज्य उत्पाद शुल्क राज्य सूची का विषय है। यह मुख्य रूप से शराब और नशीले पदार्थों के उत्पादन और बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। निगम कर और आयकर सीधे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कार्य करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर, सामुदायिक पुलिसिंग और सहभागिता को बढ़ाकर, सीमा पार के बीच संवाद और सुलह को बढ़ाकर, या ऑप्शन डी या 4 है सीमा सुरक्षा और निगरानी उपायों को मजबूत करके। और आपका जवाब है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कार्य करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। चलो इसके बारे में कुछ बातें करते हैं बच्चों। पीएसए एक निवारक निरोध कानून है। यह प्रशासन को किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे की हिरासत में लेने की अनुमति देती है। यह यदि कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए खतरा माना जाता है तो उसे हिरासत में लिया जाता है। सेक्शन 81 ए यह धारा सरकार को ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देती है। आ, 2 फैक्ट और है उसे देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोप के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग बात किए हैं इस पीएसए के बारे में। एक चीज बताओ, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद क्या ये पीएसए अभी लागू है वहां पे? इसका जवाब है हाँ, पीएसए जो है अभी भी जम्मू कश्मीर में लागू है। क्वेश्चन अगला है आपके लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकी का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पर्यावरण आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, जैव आतंकवाद या नार्को आतंकवाद। इसका जवाब है साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद साइबर स्पेस और आतंकवाद का मिश्रण है। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे बिजली ग्रिड या बैंकिंग को नुकसान पहुंचाने या धमकी देने के लिए हैकिंग का उपयोग किया जाता है। इसके पीछे राजनीति के वैचारिक उद्देश्य होते हैं। एक फैक्ट देख लेते हैं। भारत में आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 एफ साइबर आतंकवाद के लिए सजा का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस या कोयला। और आपका जवाब है कोयला। कोयला दुनिया भर में एक विशेष रूप से भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला ईंधन है। यह मृत वनस्पति के अपघटन से बनता है। इस प्रक्रिया को कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। भारत की ऊर्जा बास्केट में थर्मल पावर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। कोयले में कार्बन की मात्रा आम तौर पे 70 से लेकर 90% के बीच होता है। अगला प्रश्न है आपका, डैश आपको फिल करना है। एक टूलकिट है जो वित्तीय सेवाओं को रक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मेलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन है ट्रोजन, स्पाई ट्रोजन, जीवस या टाइनी बैंकर। टीनी बैंकर या टाइनी बैंकर। और आपका जवाब होगा जीवस। इसे अक्सर जेट बोट के नाम से जाना जाता है। यह एक मेलवेयर टूलकिट है जो विशेष रूप से बैंकिंग जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह क्रिस्टोक लॉगिंग और फार्म ग्रेबिंग के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड और वित्तीय विवरण चुराता है। यह संगमित कंप्यूटर को एक नेटवर्क बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है।
जीएस पहली बार 2007 में पहचाना गया था और ये सबसे सफल बैंकिंग ट्रोजन में से एक है। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना, भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना, भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना या राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करना। आपका जवाब है राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को तैयार करना। नीति आयोग फुल फॉर्म क्या है बच्चा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत सरकार की प्रमुख नीतिगत थिंक टैंकर है। ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों को विकसित करता है। इसने 65 साल पुराने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। इसकी स्थापना बच्चों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, सैन्य सहयोग या अंतरिक्ष अन्वेषण। आपका जवाब है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। ये आसियान का प्रमुख कार्य है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुआ था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और इस जिस समय एग्जाम हुआ था बच्चों, उस समय तक आसियान में कुल 10 सदस्य थे। कौन कौन से थे? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस समय एग्जाम हुआ था 2024 तक, तब तक इसके सदस्य संख्या 20 थे। लेकिन आज के डेट में फरवरी 2026 में इसका सदस्य संख्या बढ़ के 11 हो गया है। 2025 में तिमोर लिस्टे को इसमें शामिल किया गया था 28 अक्टूबर 2025 को। 28 अक्टूबर 2025 को तिमोर को शामिल किया गया था। तिमोर लिस्टे को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। उस समय 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 मलेशिया में हुआ था। उसमें तिमोर लिस्टे को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। बच्चों नृत्य ये सब तो क्वेश्चन बहुत आता है। तो हमेशा जैसे ही मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके जो जो चीज आपके सिलेबस में, जनरल स्टडी के सिलेबस में, सबको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो इस कड़ी में जैसे भरतनाट्यम क्या, मैं सारे नृत्य के बारे में बताऊंगा। आज का जो सवाल है कौन सा भारतीय राष्ट्र शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। आपका जवाब होगा केरल। मोहिनीअट्टम केरल में उत्पन्न दो शास्त्रीय नृत्य नृत्य रूपों में से एक है। एक है मोहिनीअट्टम जो केरल में प्रसिद्ध है, दूसरा है कथकली। मोहिनीअट्टम के बारे में कुछ बात जान लो बच्चों। यह नृत्य हिंदू भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के सम्मान में महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शास्त्र की राष्ट्रीय शैली पर आधारित है। आप लोगों के लिए जितने भी नृत्य हैं उसको मैंने यहाँ पे एक मैप के थ्रू बता दिया है। एक बार आप लोग आराम से जूम करके, क्योंकि इससे बड़ा आन हो नहीं सकता था, तो आप लोग मोबाइल को में जूम करके इसको जितने भी डांस है वहाँ पर कौन सा नृत्य है वो आराम से देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखना चाहे, अभी मैंने बताया मोहिनीअट्टम केरला का, तो ये देखो यहाँ पे मोहिनी कथकली और मोहिनीअट्टम केरला हो गया। भरतनाट्यम देखो बच्चों तमिलनाडु लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ जो सा नृत्य फेमस है, जैसे ओडिसी कहाँ पे, उड़ीसा, ये मैप में आपको इंगित भी किया गया। तो इस एक मैप के आधार पे जितने भी भारत में नृत्य हैं आप लोग उस पर पकड़ बना सकते हो। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आ, मेलानोमा जिसे त्वचा कैंसर होता है का एक कारण है? ऑप्शन है एलर्जन, ओजोन अवक्षय, प्रदूषण या अम्ल वर्षा। और आपका जवाब है ओजोन अवक्षय। ओजोन अवक्षय के बारे में कुछ बातें करते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है और सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ पे ओजोन अवक्षय की जगह पे परावैंगनीकरण दे दी जाएगा, सूर्य की परावैंगनीकरण, तो वो भी सही होगा।
ओजोन परत क्या करती है बच्चों? ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को अवशोषित करती है। लेकिन ओजोन अवक्षय के कारण मतलब ओजोन परत परत जब से प्रदूषण के कारण पतला होने लगा है, उसके बाद से जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज़ है, वो पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाती है, वो बहुत उसकी कुछ मात्रा पृथ्वी पे भी आ जाती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज़ ही त्वचा कैंसर, जिसे मेलानोमा कहते हैं, उसका कारण बनता है। ओजोन परत का क्षरण हानिकारक यूवी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने देता है, जो मेलानोमा का सामान्य कारण है। 1-2 फैक्ट और है, उसे भी देख लो। CFCH, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और अनहैलोजन युक्त पदार्थ मुख्य रूप से मानव निर्मित ओजोन कमी के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। हो सकता है वन लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछ दे। 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपका एग्जाम 2024 में हुआ, ये क्वेश्चन 1987 का पूछा गया है। नो डाउट कि काफी पुराना है, मुझे नहीं लगता कि इसका तैयारी करके कोई बच्चा गया होगा, लेकिन हाँ, जो न्यूज अक्सर सुनते रहते हैं, उस बच्चे का ये सवाल जरूर सही हुआ होगा। 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पर्यटन को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा का विकास करना, आर्थिक निगम की स्थापना करना, या श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। तो इसका जवाब होगा बच्चा श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत लंका समझौता 1987 पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धन ने हस्ताक्षर किए थे। इसने भारत और श्रीलंका के बीच तीनों विवादास्पद मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करने की कोशिश की, जो थे रणनीतिक हित, श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों और श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक अधिकार, इस पे बात किया था। इस समझौते में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को शामिल किया गया था। इसी समझौते के बाद श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन किया गया, जो प्रांतीय परिषदों को शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना डैश खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रहती। ऑप्शन है धन मूल्य, सिक्का मूल्य, मुद्रा मूल्य या अंकित मूल्य। आपका जवाब है अंकित मूल्य। जब कभी मुद्रा का विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है। अंकित मूल्य का मतलब है फेस वैल्यू। मान लो कि जैसे आप लोगों को याद होगा कि 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था, उस समय किसी नोट का जो वैल्यू होगा, तो क्या वही उसी नोट का जो वैल्यू होगा, क्या जब अपना इम्पोर्टेंट खो देता है, मान लो कि 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण करके हटा दिया गया, तो 1000 रुपये का नोट का वैल्यू अब जीरो हो गया था। अंकित मूल्य जो है वो खो देता है। यह नोट अब कागज के टुकड़े के समान हो जाता है। बिल्कुल सही है। भारत सरकार द्वारा अभी तक 3 बार किया गया है, 1978 में, 2016 में और 2023 में। 1978, 2016 और 2023। 1946 की बात की जाती है, लेकिन मैं कर रहा हूँ भारत सरकार के द्वारा, जिस समय भारत आज़ाद हो उसकी बात बात की मैं बात कर रहा हूँ। 3 बार हुआ, एक 1978, 1978 में जनता दल की सरकार थी, और जनता पार्टी की सरकार ने विमुद्रीकरण के तहत 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। 2016 में जब हुआ था बच्चों, आपको ध्यान होगा कि 500, 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। बाद में सरकार ने 500 रुपए के बदले में दूसरा 500 रुपए का नोट जारी किया, और 1000 का नोट तो आया ही नहीं, उसके स्थान पे 2000 का नोट लाया। दूसरी बार भारत में वो विमुद्रीकरण हुआ है 2023 में। उसका हल्ला नहीं हुआ, क्योंकि वो एक धीरे-धीरे प्रोसेस था। गवर्नमेंट ने धीरे-धीरे 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया। पहले तो धीरे-धीरे सप्लाई उसका मार्केट में कम कर दिया गया। फिर एक निश्चित डेट देने के बाद ये घोषणा किया गया कि आज के बाद से ये 2000 रुपए का नोट मान्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, या 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। ऑप्शन है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में किया गया। क्या है इसमें, इसे देख लेते हैं। इसे क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दाल के उत्पादन को बढ़ाना था, और अक्टूबर 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल है 2007 से 12, तो 2007 में शुरू किया गया था।
मोटे अनाज को 2014-15 में शामिल किया गया था इसके अंतर्गत। आज के समय में कुल 4 चीज़ है, चावल, गेहूँ, दाल और मोटा अनाज। अगला प्रश्न बच्चों, किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? ऑप्शन है कैलाश विद्यार्थी, अनिल अंबानी, रवि कन्नन या गौतम अडानी। तो आपका जवाब है रवि कन्नन। जानते हैं रवि कन्नन कौन थे? रवि कन्नन के बारे में बताया गया, असम में कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। रवि कन्नन को 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है बच्चों कैंसर स्पेशलिस्ट को। जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं उसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। उन्होंने अपने जन केंद्रित और गरीब हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर के उपचार में क्रांति लाने के लिए पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। 1957 में इसकी स्थापना हुई है और रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की जयंती 31 अगस्त को दान किया जाता है। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? ब्यास एक नदी है, उसका प्राचीन नाम क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन है विस्तृता, पुरुषनी, विपाशा या अस्किनी। और जवाब आपका है विपाशा। ब्यास नदी का ऋग्वेदिक नाम विपाशा है। बाकी जो नदी है एक बार उसका भी प्राचीन नाम हम लोग देख लेते हैं। झेलम का प्राचीन नाम बच्चों है विस्तृता, रवि का प्राचीन नाम है पुरुषनी और चिनाब का प्राचीन नाम है स्किनी। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन सा ये से थोक मुद्रास्फीति का ये के उपसमूह है? ऑप्शन है केवल चलती मुद्रास्फीति, आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों, या केवल आवास मुद्रास्फीति, या केवल खाद्य मुद्रास्फीति। आपका जवाब होगा आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई एक मुद्रास्फीति संकेतक है जो खुदरा में बेचे जाने से पहले वस्तुओं के समग्र मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। आवास मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों थोक मुद्रास्फीति के घटक हैं क्योंकि वे उपभोक्ताओं को दिए जाने से पहले कीमतों में परिवर्तन को दर्शाते हैं। डब्ल्यूपीआई वर्सेस सीपीआई के बारे में बात करते हैं। थोक स्तर पर कीमतों को ट्रैक करता है डब्ल्यूपीआई, जबकि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता स्तर पर करता है। भारत में मौद्रिक नीति के लिए सीपीआई का उपयोग किया जाता है। फिर से दोबारा कहना चाहूँगा, आप लोग याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे क्लास का स्लाइड, अगर आप चाहते हैं क्लास का स्लाइड आपको मिले, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल को वहाँ से स्कैन ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप में जुड़ के हमें अपने सुझाव दीजिए। जो बच्चा आज पहली बार ये मीडिया से जुड़ा है, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबा दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि आपके साथ-साथ उनका भी भला हो। अगला प्रश्न आपके सामने, स्टार्टअप इंडिया का क्या पहल है? ऑप्शन है ये लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना को नियंत्रित करता है, यह कर प्रोत्साहन प्रदान करता है, यह अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, या ये नवाचार उद्यमिता को उत्साहित करता है। ऑप्शन ये नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करनी है। इस अभियान की घोषणा 15 अगस्त 2015 को की गई थी और इसका शुभारंभ अगले दिन 16 जनवरी को, अगले दिन नहीं, इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को किया गया था। घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2015 को, शुभारंभ हुआ है 16 जनवरी 2016 को। तो ध्यान रखोगे बच्चे कि आपको घोषणा का डेट पूछा गया है, कि शुभारंभ किस तिथि को है वो पूछा गया। जो पूछा जाएगा जवाब उसी आधार पे दोगे। एक और योजना है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया, उसकी बात कर लेते हैं। यह योजना 5 अप्रैल 2016 16 को शुरू किया गया था, स्टैंड अप इंडिया। ये स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं स्टैंड अप इंडिया को ही बता रहा हूँ। स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। इसके अंतर्गत एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण प्रदान करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? ऑप्शन है कोहनी का जोड़, दांतों का इनेमुल, घुटना फलक या पैर के अंगूठे के नाखून। आपका जवाब है दांतों का इनेमल।
इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनेमल कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप है। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और ये पानी में नहीं घुलता है। पानी में नहीं घुलने के कारण ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। जब मुँह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो ये अ, धीरे-धीरे इसमें कमी होने लगती है, जिससे हम लोग कहते हैं ना कि दाँत घिसना शुरू हो गया, दाँत में दर्द शुरू हो जाता है, तो 5.5 से जब मान कम हो जाता है, तो दाँतों में क्षरण शुरू हो जाता है। हड्डियाँ भी मजबूत होती है, लेकिन इनेमल खनिजों की उच्च संघनता पर 96% मिलने के कारण अधिक कठोर होता है। सबसे ज़्यादा कठोर होता है दाँत की हड्डी। राज्य में मानवाधिकार की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? ऑप्शन है भारत का संविधान, संयुक्त राज्य विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, राज्य मानवाधिकार संरक्षण या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। और आपका जवाब है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। राज्य मानवाधिकार आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ध्यान दो, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अंश सदस्य होते हैं। यह राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच। अगला सवाल है बास्केटबॉल के आविष्कारक आविष्कारक कौन थे? ये बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स गुडियर, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, कॉर्बन हस्केल या अल्फ्रेड माइन। तो आपका जवाब होगा डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को बास्केटबॉल के खेल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बास्केटबॉल नियम पुस्तिका ओरिजिनल रूल बुक लिखी और 1898 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस बास्केटबॉल कार्यक्रम की स्थापना किया था। 1991 में स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में अपना पहला खेल खेला गया था बास्केटबॉल का। अगला सवाल है किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग क्या कहलाता है? ऑप्शन है ईमेल स्कैम, कैट फिशिंग, स्मिशिंग या स्कैम। और जवाब है आपका स्मिशिंग। स्मिशिंग एक साइबर हमला है जो एसएमएस या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से व्यक्तियों को लक्षित करता है। इसमें हैकर किसी व्यक्ति को संवेदनशील जानकारी या लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने के लिए धोखा देने की कोशिश करता है। यह सब एसएमएस और फिशिंग का संयोजन है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? ऑप्शन है कमल, वाटर लिली, गुलाब या पलाश। बच्चों आप लोग के सवाल में यूपी स्पेशल क्वेश्चन भी आता है। ध्यान रखो, जब हम लोग जीएस का क्लास इसके बाद शुरू करने वाले हैं, हर सेक्शन पे 27 पोर्शन है जनरल स्टडी के अंतर्गत। पूरे 27 के 27 पे डिटेल में आपसे बात किया जाएगा। पलाश है यूपी का राज पुष्प, पलाश। इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है जिसे वैज्ञानिक रूप से ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। यह सामान्यतः उत्तरी और मध्य भारतीय प्रांतों में पाया जाता है। फूल पूरे पेड़ पे खिलते हुए इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। किसे? पलाश को जंगल की आग कह के विभूषित किया जाता है। इसे 2001 में यूपी के राज्य पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? ऑप्शन है यह व्यापार समझौते को सुविधाजनक बनाता है, यह जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, यह पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करता है, या यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। और ऑप्शन है डी, यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। इसके बारे में बात करते हैं। मालाबार अभ्यास एक बहुपक्षीय युद्ध खेल नौसैनिक अभ्यास है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड देश भाग लेते हैं। यह 1992 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। पहले इस अभ्यास में बच्चों से भारत और अमेरिका भाग लेता था द्विपक्षीय अभ्यास में, लेकिन जापान 2015 में और ऑस्ट्रेलिया 2020 से इसका भागीदार बन गया। 4 देश है मालाबार जो अभ्यास, इसमें 4 देश है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका मेन उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन में मुक्त, खुला और समावेशी समुद्री आगमन को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? 4 ऑप्शन है लेब्राडोर, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, हुडोसिया, गल्फ स्ट्रीम। कौन सी धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? बच्चों जब मैं ज्योग्राफी में जलधारा बताऊंगा तब बताऊंगा कि जलधारा का नेचर 2 तरह का होता है।
कुछ ठंडा होता है, कुछ गर्म होता है। इसमें 3 एक तरह का, एक अलग। इसको बताना है कि कौन भिन्न है। जवाब है लेब्राडोर। क्यों? लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बनने वाली एक ठंडी धारा है, जबकि बाकी 3 गल्फ स्ट्रीम, कुरेशियो और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह सभी गर्म धाराएं हैं। लेब्राडोर धारा आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहती है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा बच्चों, जब हम लोग का जीएस का क्लास होगा, उसमें भी ज्योग्राफी का क्लास होगा। एक बात जान लो कि जहां भी, इस क्वेश्चन के हवाले से बता रहा हूं, जहां भी ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिश्रण होता है, वो एरिया मछलियों के लिए स्वर्ग के समान है। वहां पर मछली बहुत ज्यादा पाया जाता है। यही कारण है कि न्यू फाउंडलैंड के पास दुनिया का सबसे ज्यादा मछली वहां पे मिलता है, न्यू फाउंडलैंड के। निम्नलिखित में कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, जहां नहीं है मैंने बताया, इसको ध्यान रखना बच्चों, इसके बिल्कुल इसे इग्नोर मत करना। नहीं जहां भी हो, नहीं को बस डिनोट कर देना। कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है लेओन, पॉलिस्टर, नायलॉन या कपास। सब जानते हैं इसका जवाब। इसका जवाब होगा कपास। क्यों? कपास जो है ये प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल फाइबर है, और ये पशु और पौधा और पशु से बनता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर मानव निर्मित होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग किया जाता है। रेयन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। रेयन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, लेकिन ये लकड़ी की लुगदी से बनता है, इसलिए यह अर्ध सिंथेटिक होता है। ये लकड़ी की लुगदी से बनता है, और लकड़ी चूंकि प्राकृतिक चीज हो जाता है, इसलिए इसे अर्ध सिंथेटिक कहा जाता है। किसे? रेयन को। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जापान, थाईलैंड, चीन या दक्षिण कोरिया। और आपका जवाब होगा जापान। इसके बारे में बात करते हैं। जापान को चीन के सापेक्ष पूर्व की ओर स्थित होने के कारण उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान की जब बच्चों आप स्थिति देखोगे मैप में, तो चीन के पूरब में है, क्योंकि पूरब में है, सूर्य हमेशा पूरब से उगता है। सूर्य तो देखो, ज्योग्राफी की भाषा में अगर बात किया जाए तो सूर्य ना उगता है ना डूबता है। हम इंडिया में कह सकते हैं कि पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, क्योंकि तो जहाँ जो आपको डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सूरज खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज्योग्राफी के भाषा में तो ये कहा जाए कि सूरज ना उगता है ना डूबता है, हमेशा विद्यमान रहता है। लेकिन जापान और चीन की बात करें तो जापान चीन के पूरब में है, इसलिए पहले जापान में रोशनी होती है, प्रकाश होता है, या सूरज उगता है। जापान में देश को निप्पॉन या निहोन कहा जाता है, जिसका सीधा अनुवाद है सूर्य का स्रोत। यहाँ सूर्य जापान की दिशा से उगता हुआ प्रतीत होता है। और एक फैक्ट देख लो बच्चों कि जापान द्वीप समूह में कुल 4 द्वीप शामिल है। कौन कौन सा? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे ध्यान कर से पढ़ लो। भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखो, भौतिक में दिया हुआ है। अगर पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, क्या होगा? मैंने कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बताया था। देखो बच्चों, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से देख लोगे, तो मान के चलो कि लगभग 50 से 60% आपका वहीं से कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मैंने बताया था कि सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, 1913 में मिला था, उनकी कृति गीतांजलि के लिए मिला था। यहाँ क्वेश्चन है, भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसने मिला है? ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, होमी भाभा। ये देखिए, आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका जवाब है सीवी रमन। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में भौतिक में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इवन वो पहले एशियन थे जिन्हें की नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनके अभूतपूर्व कार्य, जिसको कि हम रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, कि खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। यह सिद्ध करता है, रमन इफेक्ट सिद्ध करता है कि प्रकाश का एक छोटा सा भाग मूल प्रकाश की तुलना में अलग तरंगदैर्घ्य प्राप्त करता है। और इनका जन्म तिथि 28 फरवरी को है, और इनको सम्मानित देते हुए इनकी जन्म तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि उस दिन डॉक्टर सीवी रमन जी का जन्म दिवस है। इसी तरह किसके जन्म दिवस के को ध्यान में रखते हुए युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताओ, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, वियना, जेनेवा या ब्रुसेल्स। और आपका जवाब होगा ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ मुख्य रूप से यूरोप में स्थित 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। यूरोपीय संघ की स्थापना maastricht संधि द्वारा की गई थी, जो 1 नवंबर 1993 से लागू हुआ है।
इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इस समय यूरोपीय संघ में कुल 27 देश है बच्चों। इसकी आधारिक आधिकारिक मुद्रा यूरो है। इसके बारे में एक फैक्ट्स आपको समझ लो, 2020 में यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम अलग हुआ है। हो सकता है फिर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लें आपको किस साल अलग हुआ है? तो अलग हुआ है 2020 में। अगला प्रश्न है, भारत में किस नेता के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। और आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। 1964 से पहले 1964 से पहले भारत में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती है, केवल एक फसल उगाई जाती है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाई जाती है, या कुछ फसलें बार बार उगाई जाती है। और इसका जवाब होगा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। एक पूर्व नियोजित उत्तराधिकार में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलें को उगाना को फसल चक्र कहते हैं। मतलब फसल भूमि में चेंज होते रहेगा। आप यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो कि रोटेट होते रहेगा। एक भूमि पे अलग-अलग समय पे अलग-अलग फसलें को उगाना। समय अवधि के आधार पर विभिन्न फसल फसल संयोजनों के लिए फसल चक्र किया जाता है। नमी और सिंचाई सुविधा की उपलब्धता एक फसल के बाद उगाए जाने वाली फसल के विकल्प को निर्धारित करती है। अगला सवाल है आपका, हाल ही में, चूंकि ये क्वेश्चन 2024 में अगस्त में हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में एग्जाम आपका क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में, मतलब मार्च 2024, वहां पे स्पेसिफिक रूप से लिखा हुआ था मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ऑप्शन है नीरज मित्तल, अजय रंजन मित्तल, सुनील मित्तल या अपराजिता मित्तल। और जवाब इसका होगा नीरज मित्तल। ये बस वन लाइनर, इसे ध्यान रखो, नीरज मित्तल। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? ऑप्शन है टीपू सुल्तान, हैदर अली, मीर कासिम या सिराज उद दौला। जवाब इसका है आपका मीर कासिम। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1764 में बक्सर की लड़ाई अंग्रेज अंग्रेज एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ कौन था बच्चों? मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था। उसके साथ मिला हुआ था शाह आलम द्वितीय, जो मुगल शासक था, और तीसरा था अवध का शासक शुजाउद्दौला। इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया था। बक्सर के युद्ध में थॉमस हेक्टर मुनरो जो है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना का नेतृत्व कर रहे थे। एक तरफ हेक्टर मुनरो की सेना थी, एक तरफ तीन प्रमुख व्यक्तियों की सेना थी। एक था मीर कासिम, जो कि बंगाल का उस समय नवाब था। दूसरा था शाह आलम सेकेंड, जो कि मुगल शासक था। तीसरा शासक था शुजाउद्दीन, हाँ शुजाउद्दीन था। उन तीनों को अंग्रेजों ने हराया। अंग्रेजों की सेना को कमांड कर रहा था हेक्टर मुनरो। यह लड़ाई जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप बच्चों 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें मुगल सम्राट ने बंगाल की संप्रभुता अंग्रेजों को सौंप दी। इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का वास्तविक रूप से नियंत्रण भारत पे हो गया, खासकर बंगाल पे हुआ है, क्योंकि प्लासी के युद्ध से शुरुआत हुआ था। और यहाँ पे कुछ हिस्टोरियन का ये मत है कि प्लासी का युद्ध जो है वो वास्तविक युद्ध नहीं था, एक छद्म युद्ध था। हिस्ट्री की क्लास में लोग डिटेल में बताएंगे कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में क्या अंतर था। क्यों बक्सर के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में रहने पर दस्तखत कर दी थी। अगला सवाल है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर। जवाब आपका है भगत सिंह। इसके बारे में जानते हैं। पुस्तक इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड शहीद आजम भगत सिंह द्वारा लिखी गई है। उन्होंने जेल डायरी सहित अनेक पुस्तकों की रचना की है। 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर के सेंट्रल जेल में
फांसी की सजा फांसी पे चढ़ाया गया था। अगला सवाल आपका है, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, प्रयोगात्मक, सहसंबंधित या अंतःवर्ग। और जवाब होगा आपका अनुदैर्ध्य। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। और आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 और मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया था। इसमें सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां और इसकी कार्यवाही न्यायिक चरित्र की है। इसके कंपोजिशन देखते हैं। एनएचआरसी में आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। बच्चों, ये आज का हमारा क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अपने तैयारी का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। यूट्यूब चैनल को जो आज पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले हमारा जो क्लास है वो आपके तक पहुँच पाए। हम लोग बहुत जल्दी एसएससी और सिविल सर्विस स्टेट सिविल सर्विस के क्लास लेके भी आपके सामने आने वाले हैं। फ्री नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से आप फ्री नोट और पीडीएफ ले सकते हैं। जो बच्चा व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहता है, प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। हम लोग सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, तो आप लोग में से कोई भी अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहता है तो इस सोशल मीडिया पे आके हम लोगों से जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम लोग मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं। तो हम इसके लिए आपको फिर यज्ञ विद्या ऐप डाउनलोड करना होगा और उस पर जाके मॉक टेस्ट देना होगा। जो बच्चा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो www.yagvidya.com पे जाएँ, वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सारे सोशल मीडिया जैसे मैं बताया वहाँ पे हम लोग अवेलेबल हैं। दिए गए नंबर पे आप हम लोग से टच में हो सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। लास्ट में एक बार आपको कहूँगा कि आपने हमारा चैनल देखा, इसके लिए धन्यवाद। और जो बच्चे आज अभी तक हमारे चैनल को नहीं देखा सब्सक्राइब किया उससे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।